सिंधु घाटी सभ्यता और फिर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद के दौर को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग महाजनपद काल के रूप में भी जानते हैं। क्या है इस काल की विशेषता, क्या है इससे जुड़े हुए पॉइंट, थोड़ा उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले थोड़ा ये समझते हैं कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज ने जो है वो आर्थिक प्रगति को जो है अंजाम दिया। नतीजा ये निकला कि जब इकोनॉमिकली चेंज होते हैं, आर्थिक प्रगति का दौर आता है, तो इस आर्थिक प्रगति से सामाजिक प्रगति होता है और सामाजिक प्रगति से राजनीतिक जीवन भी प्रभावित होता है। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जहां पहले छोटा सा एक कबीला हुआ करता था, उस कबीले का आकार बड़ा होकर के वो जन में बदल गया, जन का आकार और बड़ा हो गया तो वो जनपद में बदल गया, और जनपद का आकार बड़ा हुआ तो वह महाजनपद का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे आर्थिक प्रगति ने राजनीतिक प्रगति को जन्म दिया, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते 6th सेंचुरी BC तक आते आते महाजनपदों का जन्म हो जाता है। अब इस समय तक धार्मिक क्रांति का भी दौर था। एक तरफ बौद्ध धर्म, एक तरफ जैन धर्म, दो नए धर्मों का उदय हो रहा था, और प्राचीन हिंदू धर्म, जो कि एक प्रकार के सनातन धर्म के रूप में भी जाना जाता है, वह धर्म भी अपनी अवस्था में था। तो इस धार्मिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति का यह दौर चल रहा था। अब इस महाजनपदों के संबंध में कि ये जो बड़े आकार के जो आकार ग्रहण कर लिए, इनको आप ऐसे भी एक ग्राफ द्वारा याद कर सकते हैं कि छोटा सा कबीला, फिर वो बड़ा हुआ तो वो जन बना, उससे बड़ा हुआ तो जनपद, और उससे भी बड़ा जो हुआ तो वो महाजनपद का रूप लिया। इस महाजनपद के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो मुख्य रूप से इस काल में लिखित बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथों में अगर ध्यान दें तो अंगुतर निकाय ये ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से ये जानकारी मिलती है। अंगुतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसके अलावा भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, जहां से भी 16 महाजनपदों की सूची मिली है। हालांकि दोनों की सूचियों में कुछ विशेष अंतर है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ अंतर देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाएं तो इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं कि अंगुतर निकाय एवं भगवती सूत्र से जो है वो मुख्य रूप से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब ये 16 महाजनपद कहाँ थे? तो अगर आप भारत के मैप को ध्यान से देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत में ही इसका विस्तार था। विशेष रूप से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में इस महाजनपदों का विस्तार था। कुछ ऐसे महाजनपद भी पाए गए जो वर्तमान भारत से बाहर थे और उस समय भारत का अंग हुआ करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों के विषय में कुछ विशेष जानकारी अंगुतर निकाय एवं भगवती सूत्र से मिलती। अब ये 16 महाजनपद आपस में संघर्ष कर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, और फाइनली इसमें जो सबसे आगे निकल करके आता है वो है मगध साम्राज्य। और फिर हम लोग शुरू करेंगे मगध के उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में वंशों का क्रम कि किस प्रकार से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और आप पढ़ते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो वो वंशों का क्रम जो है वो अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा ये कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते आर्थिक क्रांति इतनी तेज हो गई थी कि उसने राजनीतिक क्रांति को जन्म दिया, और इस समय तक बड़े राज्यों का उदय हुआ जिसे महाजनपद कहा जाता है। इन महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है, और ये 16 संख्या कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इनकी 16 संख्या बताई जाती है। इन 16 राज्यों में किस प्रकार की स्थिति थी? तो अधिकांश राज्यों में राजतंत्र था। राजतंत्र से तात्पर्य है कि राजा द्वारा शासन चलाया जाता था, और जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि राजा होते थे, राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे, सैनिक होते थे। तो अगर वैसा शासन था तो वो राजतंत्र कहलाता था, और अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र ही देखने को मिलता है। लेकिन कुछ महाजनपदों में गणतंत्र भी देखने को मिलता है। गणतंत्र का मतलब होता है जहां गण शासन करते हैं। गण का मतलब होता है संघ, संघ अर्थात ग्रुप, जहां ग्रुप द्वारा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शासन होता था, वंशानुगत रूप से शासन नहीं होता था, वैसे शासन व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाता था। तो दो प्रकार की शासन व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है, एक राजतंत्र और दूसरा देखने को मिलता है गणतंत्र। तो आज हम लोग इसी पॉइंट्स को पढ़ेंगे, और कहां कहां कौन सा महाजनपद स्थित था और कहां से क्या प्रश्न आते हैं इसको देखेंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि 16 जो सूची है महाजनपदों की वो निश्चित
निश्चित रूप से याद रहने चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, उन सूचियों की ओर ध्यान देते हैं। तो इस पॉइंट्स को देखने के बाद हमारा जो अब अगला है कदम कि हम लोग महाजनपद को देखेंगे और इन महाजनपदों की राजधानी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको देखेंगे। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र जो वर्तमान में कहाँ है उससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कुछ मुख्य बिंदु जहां से प्रश्न आ सकते हैं उनको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टेड किया है। तो सबसे पहले थोड़ा तो ये याद कर ले कि भारत में जो 16 महाजनपद थे वो कहाँ कहाँ फैले थे। तो बहुत आसान है याद करना। सबसे पहले आसान कर ले बिहार में 3 महाजनपद थे। बात करें उसके बाद यूपी, यहाँ में 8 महाजनपद थे। तो बिहार से 3 महाजनपद, यूपी से 8 महाजनपद, तो 11 महाजनपद तो आपने ऐसे ही याद कर लिया। अब बच गए मात्र 5 महाजनपद याद करने हैं। उसमें से मध्य प्रदेश से 1, राजस्थान से 1, दक्षिण भारत से 1, तो 3 हो गए और 2 ऐसे महाजनपद थे जो भारत के बाहर स्थित थे। तो हो गए 5 और 11 और 5 16 महाजनपद। तो सबसे पहले तो महाजनपद कहाँ कहाँ थे ये याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके से याद करेंगे तो न केवल आपको याद हो जाएगा बल्कि लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। बिहार से 3, यूपी से 8, मध्य प्रदेश से 1, राजस्थान से 1 और दक्षिण भारत से 1 और 2 जो थे वो भारत के बाहर से थे। तो इस तरह से 16 महाजनपद थे। तो चलिए थोड़ा सा याद करते हैं इन महाजनपदों को, उनकी राजधानी को, उनके वर्तमान क्षेत्र को और उनसे जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु को। तो सबसे पहले आते हैं मगध साम्राज्य का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो मूल रूप से बिहार के दक्षिण बिहार भाग में था, जो कि वर्तमान में अगर देखें तो पटना से गया के बीच का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। हालांकि इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज बताई जाती है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। वर्तमान में इसकी स्थिति पटना से लेकर के गया के बीच की है और यह बाद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद साबित होता है। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद और बाद में बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश, फिर बाद में मौर्य वंश, सभी वंश जो है वो मगध से ही जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो चलिए दूसरा आते हैं अंग महाजनपद। इसकी राजधानी थी चंपा और यह वर्तमान में बिहार के भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में स्थित है और इसकी जो मुख्य विशेषता राजधानी से ही प्रश्न जो है यहाँ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और तीसरा जो बिहार में जो महाजनपद था वो था वज्जी संघ। ये वज्जी संघ वास्तव में क्या थे? तो 8 जनपदों को मिलाकर के एक पूरा ग्रुप बना हुआ था और इनकी राजधानी थी वैशाली। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। वर्तमान में अगर बात करें तो उत्तर बिहार का जो तिरहुत प्रमंडल क्षेत्र है, जिसे मिथिला क्षेत्र भी जाना जाता है, इन क्षेत्रों में ही मूल रूप से वज्जी संघ का विस्तार था। तो ये तीनों सबसे पहले याद करेंगे। फिर से आते हैं, रिकॉल करते हैं। सबसे पहला था मगध साम्राज्य, जो कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। वर्तमान में इसका विस्तार पटना से लेकर के गया के बीच है। दूसरा आते हैं अंग महाजनपद। अंग महाजनपद जो है उसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान में यह भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में स्थित था। और वज्जी की बात करें तो वज्जी संघ जो है वो 8 जनपदों को मिलाकर के बनाया गया एक ग्रुप था जिसकी राजधानी वैशाली थी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सबसे पहले विश्व में अगर कहीं गणतंत्र या लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो वह स्थापित हुआ था इसी वज्जी संघ में। इस वज्जी संघ के 8 जनपदों में एक जनपद था लिच्छवी और इसी लिच्छवी को कहा जाता है कि सबसे पहला जो है ये गणतंत्र बना था और उसी लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। तो वज्जी संघ की राजधानी भी वैशाली और लिच्छवी का भी पूछा जाएगा तो वैशाली। तो इस तरह से यहाँ से तीनों से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं न केवल ये तीनों नाम बल्कि राजधानी और वर्तमान क्षेत्र भी आपको याद हो गए होंगे। अब आते हैं यूपी की ओर, क्योंकि अगर आपने इन दोनों को याद कर लिया तो यहाँ बस एक एक है, इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए यूपी में याद करते हैं। यूपी में सबसे पहले है काशी।
काशी की राजधानी थी वाराणसी, और वर्तमान में भी आप समझ सकते हैं कि वही स्थिति है। तो सबसे पहला तो बहुत आसानी से याद हो सकता है कि काशी और उसकी राजधानी वाराणसी। दूसरा है कोशल। कोशल प्रदेश जो है वह वर्तमान में फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र में है और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अब चूंकि कोशल क्षेत्र जो था वो उत्तर और दक्षिण दो भागों में बटा था, तो जो दक्षिण का भाग था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और जो उत्तर का भाग था उसकी राजधानी साकेत का बताया जाता है। लेकिन जब एग्जाम आता है तो मैक्सिमम एग्जाम में श्रावस्ती ही राजधानी के रूप में पूछा जाता है, तो इसे याद रख सकते हैं। काशी, वाराणसी, कोशल, श्रावस्ती, वर्तमान स्थिति फैजाबाद। आते हैं अगले नंबर पे मल जो था वो यूपी में एक विशेष क्षेत्र था, जो देवरिया क्षेत्र यूपी, वहां पर इसकी मल प्रदेश हुआ करता था और इसकी राजधानी बहुत आसान है याद करना, मल की राजधानी कुशीनगर थी। वही कुशीनगर जहां पर गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है कि जिस प्रदेश में महापरिनिर्वाण हुआ था वो किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो मल्लों के अंतर्गत आता था और इस मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी और यहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। साथ ही साथ वज्जी संघ के समान ही मल्ल क्षेत्र भी एक गणतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। तो वज्जी और मल्ल क्षेत्र ये दो आप याद रख सकते हैं गणतंत्र के रूप में। बात करते हैं अगला वत्स। वत्स जो था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इसे जरूर याद रखेंगे। और ये वर्तमान में प्रयाग क्षेत्र अर्थात इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र जो है वो जाना जाता था वत्स के लिए। तो यूपी को पढ़ने के लिए दो दो भाग में बांट दें, चार चार करके इसे याद करें, निश्चित रूप में ये याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू के चार: काशी, वाराणसी, कोशल, श्रावस्ती और साकेत, मल, कुशीनगर और वत्स का कौशाम्बी। ये आप चार याद हो गए। अब आते हैं चार बाद में पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र से आप जानते ही होंगे कि कौरव और कुरुक्षेत्र की घटनाएं, वास्तव में कुरु का जिक्र जो है वो महाभारत में भी देखने को मिलता है और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में दिल्ली है उसे ही कहा जाता था। तो कुरुक्षेत्र और इसकी राजधानी आसानी से याद हो सकता है इंद्रप्रस्थ जो पहले दिल्ली कहलाता था। फिर है पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है इसलिए जरूर याद रखेंगे। सूरसेन की राजधानी मथुरा जो वर्तमान मथुरा क्षेत्र। और लास्ट है चेदी का है शक्तिमती या सोथिवती, तो कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, शक्तिमती को ही कहीं सोथिवती लिखा जाता है, तो ये सुक्तिमती भी लिखा जाता है, तो इसलिए याद रख सकते हैं। तो चलिए ये लास्ट वाले यूपी के चार जो हैं उनको हम लोग याद करते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, सूरसेन का मथुरा और लास्ट चेदी, नाम है चेदी लेकिन राजधानी शक्तिमती, तो चेदी शक्तिमती। और यहाँ के एक राजा थे शिशुपाल, जिसके संबंध में आपने पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण ने उनकी हत्या की थी। तो ये जो शिशुपाल का संबंध है इसी चेदी वंश से जोड़ करके बताया जाता है। तो इस प्रकार से आप जहां बिहार के प्रारंभिक तीन मगध, अंग और चंपा को याद कर चुके होंगे, वहीं यूपी के आठों को जरूर याद रखेंगे। तो चलिए एक बार इन आठों को रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, कोशल, श्रावस्ती और साकेत, मल, कुशीनगर, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, सूरसेन, मथुरा और लास्ट है चेदी का जो है सुक्तिमती या सोथिवती। और यहाँ के राजा शिशुपाल काफी चर्चित भी रहे थे। तो इस तरह से 8 और 3 11 महाजनपदों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आइए उन राज्यों को देखते हैं जहां एक एक महाजनपद थे। सबसे पहले चलते हम लोग मध्य प्रदेश की ओर। तो मध्य प्रदेश में अवंती था और अवंती काफी चर्चित और ताकतवर महाजनपदों में शामिल था। मगध के साथ साथ काशी, अवंती ये प्रमुख जो है वो ताकतवर महाजनपदों में शामिल थे। अवंती की भी 2 राजधानी थी जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है उज्जैन जो है उत्तरी अवंती भाग की राजधानी थी, जबकि महिष्मती दक्षिण भाग की जो है वो राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो अवंती की वर्तमान स्थिति उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश से एक महाजनपद आप याद रखेंगे अवंती, राजधानी 2 याद रखेंगे उज्जैन और महिष्मती। अब आते हैं 13वें के ओर और ये है मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य ये एक
महाजनपद था जो राजस्थान में था, जो वर्तमान में जयपुर क्षेत्र में है, और इसकी राजधानी विराटनगर। आप आराम से याद कर सकते हैं कि विराट जो है वो विराट कोहली जाकर के राजस्थान में मछली पकड़ रहा है, तो आराम से याद रखेंगे राजस्थान मत्स्य क्षेत्र और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये जयपुर के पास है। और लास्ट आते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये 14वां है इस लिस्ट में, जो कि भारत में था। एकमात्र ऐसा महाजनपद जो साउथ इंडिया में स्थित था वो था असमक, और ये असमक साउथ इंडिया में स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। इसे याद रखना भी बहुत आसान है कि असमक को आप तुलना कर ले अश्व अर्थात घोड़े से, और पोटली से याद कर ले कि उसके पास कुछ सामान है, तो अश्व से पोटली रख करके वो चला गया कहां पे, साउथ इंडिया में। इस तरह से एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है वो है असमक, और इसकी जो राजधानी थी वो पोटली या पोतन थी, जो वर्तमान में कहां पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 14 जो भारत में महाजनपद थे ये आपको लिस्ट याद हो गया होगा। खास करके इन एक एक को याद रखना तो बहुत आसान है। अब बात करते हैं कि इन 14 के अलावा 2 ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान में भारत में नहीं है। तो कई एग्जाम में ये भी पूछा गया कि उन महाजनपदों को बताएं जो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। आइए, 2 हैं, एक कंबोज और दूसरा गांधार। अगर भारत के मैप को देखेंगे तो भारत के मैप में जो ऊपर का जो जम्मू कश्मीर का भाग है, इस जम्मू कश्मीर से इस तरफ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, यही क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो है मूल रूप से ये दोनों महाजनपद स्थित थे। पहला है कंबोज जो सबसे बाहर था स्थित, उसके बाद गांधार प्रदेश जो पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के अधिकृत भाग से सटा हुआ क्षेत्र है। तो चलिए, कंबोज और गांधार ये 2 ऐसे महाजनपद हैं जो भारतीय सीमा से बाहर थे। कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक, दोनों में से कुछ भी नाम आपको दिया जा सकता है। तो आप याद कर सकते हैं कि जो हमारा सबसे भारत के बाहर बॉर्डर पे स्थित था, वहां पे एक प्रकार का राजपुर लगा हुआ था या फिर गेट लगा हुआ था जिसको हाटक कहते थे। तो वो भारत में प्रवेश करने का एक रास्ता हो गया। तो कहीं ना कहीं याद करने के लिए आप कुछ चीजों को जोड़ते हैं, तो उसी को याद कर लेंगे। कंबोज और गांधार 2 भारत से बाहर। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक, और गांधार की राजधानी से आप भली भांति परिचित होंगे तक्षशिला, जो कि शुरुआती दौर का प्रथम शिक्षा स्थल हुआ करता था भारत में, और मौर्य काल में खास करके शिक्षा के केंद्र के रूप में सबसे ज्यादा प्रचलित भी था। तो कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक, गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, और ये दोनों के दोनों महाजनपद भारत के बाहर स्थित थे। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, आज के वीडियो में हम लोगों ने किस प्रकार से राजनीतिक उत्थान होकर के महाजनपद की स्थिति बनी उसको समझा। कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों की सूची देखी, 16 महाजनपदों के राजधानी के नाम देखे, 16 महाजनपदों की वर्तमान स्थिति किन राज्यों में है इसको समझा, और भारत के बाहर के राज्यों में कौन थे उसको देखा। तो इनको जरूर एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो दोबारा से इसी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये सारे के सारे राजधानी प्लस जो महाजनपद के नाम है निश्चित रूप से याद हो जाने चाहिए। कुछ क्षेत्रों के वर्तमान क्षेत्र भी याद होने चाहिए, जिनके जरूरत है मैंने उन्हीं के वर्तमान क्षेत्र आपको दिए हैं। और ये जो डिटेल फॉर्म है इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर ये खुद शामिल हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ अवंती की चर्चा की, तो अवंती मध्य प्रदेश में एकमात्र, और उज्जैन और महेशमती नाम से इसको जाना जाता था इसकी राजधानी को। यहाँ के एक राजा थे चंड प्रदोट, वो काफी प्रसिद्ध राजा थे, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए जीवक को भेजा जाता है जो बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे। तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए 1-2 लाइन लिखे हैं मैंने। हालांकि जब आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीजें शामिल हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये महाजनपद की सूची आपको